हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने में मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प कर पाऊंगा। आजकल हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज को, जो कि हमारी चैप्टर वाइज, और आज हम इसमें करने वाले हैं चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण से संबंधित प्रश्नों को, जो कि पिछले वर्षों में आए हैं। तो फिर शुरू करते हैं। 2013 में जो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आया है वो इस प्रकार से है। इसके आंसर 4 तार समान पदार्थ के बनाए जाते हैं। जब उन पर समान तनाव आरोपित किया जाता है तब निम्न में से कौन से तार में अधिकतम खिंचाव होगा। तो ये 2013 का प्रश्न है। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि चार हमारे तार हैं वो समान पदार्थ से बनाए जाते हैं, यानी कि समान पदार्थ है तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों का यंग प्रत्यास्थता गुणांक समान होगा। सेकंड, वो क्या कह रहे हैं कि इन पर समान तनाव आरोपित किया जा रहा है, यानी कि तनाव का मान टी भी क्या होगा, समान होगा। तो ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। तो अब हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि किस में सबसे अधिक फैलाव होगा, विस्तार किस तार में सबसे अधिक होगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। हमने थ्योरी में आपको बताया था कि यदि हम कोई एक हुक इस प्रकार से लें और इस पर हम किसी तार को रख दें और इसके नीचे की ओर हम क्या लगा दें, कोई एक वेट लटका दें, तो इस वेट के कारण नीचे जो बल लगता है वो F के बराबर होता है, जो कि F बराबर किसके होता है, mg के भी बराबर होता है। इस तार की प्रारंभ में लंबाई थी, मान लेते हैं ये वाली कितनी थी, L, और बाद में ये थोड़ा खींच करके यहां से खींच करके यहां तक पहुंच जाता है, या इतनी लंबाई हम कह लें, इतनी पहुंच गया ये यहां पर, और ये यहां पर हमने इसका वेट लटका रखा है, तो ये इसकी लंबाई में अंतर आ गया, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लंबाई में इतनी वृद्धि आ गई। तो यहां पर हम प्रयोग करते थे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। इस प्रश्न में मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूं, आगे के प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिबल बटे विकृति। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबल हमारा होता है बल बटे क्षेत्रफल F अपॉन A, और विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी कि डेल्टा L अपॉन L। तो इसको सूत्र बनाएं तो y बराबर होगा F इंटू ये वाला L ऊपर चल जाएगा, L अपॉन ये आ जाएगा A इंटू डेल्टा L। तो आपको यह सूत्र भी ध्यान रखना है, यह सूत्र भी ध्यान रखना है, प्रतिबल यह सूत्र भी ध्यान रखना है। और यदि F को हम F बराबर mg के पदों में लिख दें तो एक और सूत्र आ गया, y बराबर mgl अपॉन पाई A की वैल्यू, क्योंकि ये तार है इसका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या होगी पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया इंटू डेल्टा एल। यदि प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर हम प्रयोग करने वाले हैं क्योंकि समान पदार्थ है और टी का मान भी समान है, तो वो पूछ रहे हैं हमारी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। तो यदि तनाव समान है इसका मतलब है लगने वाला बल समान है, क्योंकि तनाव क्या होता है, एक बल ही होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। हमें डेल्टा एल क्यों रिलेशन में लेना है, यानी कि इस डेल्टा एल को मैं यहां ले जाऊं, पहले इसी फार्मूले को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल को मैं यहां ले गया तो डेल्टा एल बराबर आ गया एफ इंटू एल अपॉन ये आ जाएगा y इंटू ए के बराबर आ गया। इस फार्मूले का बेसिकली हमने यूज करना है। क्यों, क्योंकि आप इसमें देखिए उसने क्या क्या दिया है, y तथा t बराबर दे दी, यानी कि y और t ये दोनों चीजें बराबर हैं। इसका अर्थ है डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती होगा किसके, L अपॉन A के, और A बराबर क्या है, डेल्टा L, क्योंकि उसने प्रश्न में हमें दो चीजें दी हैं, एक लंबाई और एक व्यास दिया है। तो इस क्षेत्रफल का मान होता है पाई आर स्क्वायर, किसका मान होता है, पाई आर स्क्वायर, A का मान होता है। यहां पे लिख लेते हैं, चूंकि A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के और R बराबर क्या होता है, d/2। तो यानी कि इसको हम सीधे सीधे लिखें तो R की वैल्यू यदि d/2 रख दें तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर बटे 4। तो ये ऊपर की ओर चले जाएगा, या कुल मिलाकर के हम कह लें A बराबर पाई डी स्क्वायर बटे 4। ये वैल्यू यहां रख दें
तो क्या आ जाएगा डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती होगा एल बटे ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली पाई डी स्क्वायर बटे 4 पाई डी स्क्वायर बटे 4। देखिए बाकी सब ऑप्शंस के लिए ये पाई बटे 4 भी क्या है कांस्टेंट है, तो इसको भी हम यहां से नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे चारों पॉइंट्स के लिए उनमें सब के लिए सेम आएगा, इसलिए इसे छोड़ दे तो क्या आ गया कुल मिलाकर के डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती होगा एल बटे डी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास मेन रिलेशन आ गया, बाकी जितने भी ये पद हैं ये कांस्टेंट हैं, इसलिए इनको हम अपनी कैलकुलेशन से बाहर कर देंगे। अब हम पहला ऑप्शन लेते हैं, लंबाई 50 सेंटीमीटर व्यास 0.5 मिलीमीटर है। तो पहले ऑप्शन में लंबाई यानी कि एल बराबर ये दिए हमें 50 सेंटीमीटर और दूसरी चीज हमें दी है व्यास यानी कि डी 0.5 मिलीमीटर, डी है 0.5 मिलीमीटर। देखिए हमें केवल एक रेशियो एक रफ आइडिया लिया ना, इसलिए हम इनको आपस में सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, एज इट इज रखेंगे। तो क्या आ जाएगा डेल्टा एल क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा एल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 50 बटे डी स्क्वायर का मान कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर यानी कि 50 बटे 0.25 ये आ जाएगा। तो दशमलव हटाया 0 0 25 से काटे 25 दूनी 50, तो कितना आ गया ये 200 के लगभग हमारा आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया डेल्टा एल बराबर कितना आया 200। ध्यान रखिएगा। सेकंड की बात करें, सेकंड में हमें दिया लंबाई 100 व्यास 1 यानी कि एल हमें दे दी 100 सेंटीमीटर और व्यास डी बराबर दे दिया 1 मिलीमीटर, इतना ही दिया है मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर। तो इसके लिए डेल्टा एल निकालें तो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला तो यही लगाना है, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे क्या है 1 मिलीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि आ गया 100 के बराबर आ गया। तो पहले ऑप्शन का ये है, दूसरे का ये है। अब थर्ड ऑप्शन में चलें, तो थर्ड ऑप्शन में है लंबाई 200 सेंटीमीटर व्यास 2 मिलीमीटर, लंबाई 200 और व्यास 2 मिलीमीटर, व्यास 2 मिलीमीटर 200 और 2 मिलीमीटर। इसकी वैल्यू फिर से इस फॉर्मूले में रखें तो क्या आ जाएगा डेल्टा एल अनुक्रमान लीजिए, अनुक्रमानुपाती या बराबर कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 200 बटे डी यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी कि 200 बटे 4, तो 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 यानी कि आ गया 50। तो थर्ड का मान कितना आया 50। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में यदि मान निकालें तो ये आ गया लंबाई 300 व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 300 सेंटीमीटर और व्यास डी बराबर है 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। सबकी वैल्यूज यहाँ डायमीटर की सेम है इसलिए हमने चेंज नहीं करा है। तो डेल्टा एल बराबर आ गया एल बटे डी स्क्वायर यानी कि एल का मान आ गया 300 बटे डी स्क्वायर का मान 3 थिया 9, तो 9 से काटें तो ये आ जाएगा 9 18 9 तिया 27, फिर 3 आ गया 9 तिया 27, तो 33.33 आ गया। तो अब आप देखिए पहले ऑप्शन में लंबाई कितनी आ रही है 200, दूसरे ऑप्शन में कितनी लंबाई में वृद्धि हुई कितनी हुई 100, तीसरे ऑप्शन में लंबाई में वृद्धि कितनी हुई 50 और चौथे ऑप्शन में लंबाई में कितनी वृद्धि हुई 33.33। इस हिसाब से देखा जाए क्योंकि वो कह रहा था अधिकतम खिंचाव होगा, तो अधिकतम खिंचाव किसमें होगा पहले ऑप्शन में सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। बाकी सब में जो खिंचाव है वो कम है पहले की तुलना में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। प्यारे बच्चों इसमें मैक्सिमम इसी प्रकार के फॉर्मूले आएंगे, चाहे वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो चाहे हमारा बल्क मॉडुलस हो, तो यही फॉर्मूले हमारे आने हैं। आप इन तीनों को अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा, जो तीनों फॉर्मूले हमारे होते हैं तो आप नोट कीजिए। 2014 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार नियत आयतन V वाली एक L लंबाई की तांबे की तार पर नियत बल F लगाने पर उसकी लंबाई में डेल्टा L वृद्धि हो जाती है, तो निम्न में से किसके मध्य का ग्राफ एक सरल रेखा होगा। तो इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले आपको यह समझना है कि एक सरल रेखा कब आती है किसी ग्राफ की। कोई भी ग्राफ सरल रेखीय तब होता है, मान लेते हैं हमारे पास 2 चर हैं, मान लेते हैं पहला A है और दूसरा B है, इनमें जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा तब आएगा यदि A अनुक्रमानुपाती होगा B के, तब हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, जहां A y अक्ष पर हमने A ले लिया है और x अक्ष पर क्या ले लिया B, तब ये एक सरल रेखा इस प्रकार से आएगी।
इसका अर्थ है कि इसमें चारों ऑप्शन में आप देख रहे होंगे जो बाया ऑप्शन है ये डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, तो एक अक्ष तो क्या होगी डेल्टा एल होगी, यानी कि एक तरफ का मान तो हमें डेल्टा एल लेना ही है। और दूसरी जो हमारी 1/l एल स्क्वायर 1/l स्क्वायर तथा एल, यहां हमें समझना है कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फिर से हम बेसिक फॉर्मूले से शुरू करेंगे जो कि हमारा यंग प्रत्यास्थ गुणांक का होता है। आप जानते हैं y बराबर होता है f इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, यह हमने आपको बेसिक फार्मूला भी बताया था। तो यहां से हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि सब सारे बाएं पक्ष डेल्टा एल हैं, तो हमें रिलेशन निकालना है कि किसके साथ ऐसा रिलेशन आएगा, जिसके भी साथ ये रिलेशन आएगा वही होगा। लेकिन कंडीशन इसमें क्या अप्लाई करेंगे कि नियत आयतन वाली, इस चीज को ध्यान रखना है आपने। तो डेल्टा एल बराबर ये क्या आ गया f इंटू एल बटे y को हम नीचे ले गए तो a इंटू डेल्टा एल ऊपर चले गया, यानी कि यह क्या आ गया y। अब देखिए हमें यहां से लग रहा है कि डेल्टा एल एल के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन यहां पर एक और फैक्टर है, यह हमारा क्या है a, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या चीज होती है, हमने यह एक तार लिया और इस तार के ये इतना क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसी की बात यहां पर हो रही है। पर वह क्या कह रहा है कि आयतन क्या है, नियत है। आयतन नियत का अर्थ है, लिखते हैं चूंकि आयतन नियत है, इसका अर्थ है कि किसी भी एकांक परिच्छेद ले लो, चाहे ये लो, ये वाला ये वाला ये वाला, इन सब का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो हम इस ए को कन्वर्ट करेंगे किसके रूप में, आयतन के रूप में। यदि इस तार की टोटल लंबाई किसके बराबर उन्होंने दी है, एल लंबाई दी है इस तार की टोटल लंबाई, तो हम कहेंगे ए बराबर होगा वी अपॉन एल के, क्योंकि v क्या हो गया आयतन, उसमें लंबाई का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा। और v की वैल्यू क्या दी है, उसने कांस्टेंट दी है, नियत दी है। तो इस चीज को यदि हम समझें तो इसकी वैल्यू यहां रखें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बराबर f इंटू एल बटे a की वैल्यू क्या आ गई, v अपॉन एल इंटू क्या आ गया y, ये एल ऊपर चले गया, यानी कि f इंटू एल स्क्वायर बटे v इंटू y। अब समझिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। जो तनाव बल लग रहा हो, फोर्स लग रहा होगा, वो तो सेम है, आयतन भी क्या है, सेम है, और जिस पदार्थ का बना हुआ होगा उसके हिसाब से जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक होगा वो भी नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तार कहीं से मोटा हो, कहीं से पतला हो, कहीं से टेढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग प्रत्यास्थ गुणांक सेम होगा, एफ की वैल्यू सेम होगी, वी की वैल्यू भी क्या है, समान है। तो यहां से हमारे पास संबंध आ गया, डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती है एल स्क्वायर के, और इसका अर्थ है इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो वो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसमें देखें तो डेल्टा एल बटे एल स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो हमारा है डेल्टा एल तथा एल स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो इन्होंने ये कहा है ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं। अदरवाइज तो आप यहीं पर कह देते इस डेल्टा एल को निकाल करके कि ये एल और यहां से ये एल क्या है, एक दूसरे के साथ अनुक्रमानुपाती हैं, लेकिन हमारे पास ए का संबंध नहीं पता। हो सकता है ये तार कुछ इस प्रकार से हो कि कहीं से मोटा हो, कहीं से पतला हो, लेकिन उसने कहा कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल का जो आयतन नियत है ये उसने दे दिया। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। इसी टॉपिक से 2015 में जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार किसी महासागर की गहराई लगभग 2700 मीटर है, जल की संपीड्यता यानी कि जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं वो 45.4 गुणा 10 की घात -11 प्रति पास्कल है, तथा इसका घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। किसका, यानी कि जल का घनत्व। तो महासागर की तली पर जल का संपीडन अंश होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संपीडन अंश, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या क्या चीजें हमें दी हुई है प्रश्न में, सबसे पहले हमें गहराई दे दी, यानी कि h की वैल्यू हमें दे दी 2700 मीटर। सेकंड हमें जो दे रखा है वो दे दी है संपीड्यता, और ये है 45.4 गुणा 10 की घात -11, 45.4 गुणा 10 की घात -11 प्रति पास्कल। ये क्या दे दी हमें, संपीड्यता। और संपीड्यता को आप ध्यान रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से।
संपीडिता हमें दे दिए, साथ ही हमें क्या दे दिया है कि घनत्व दे दिया जल का 10⁻3, यानी कि रो हमें दे दिया किसका, जल का 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो प्रश्न को समझे किस प्रकार से कह रहा है, ये कह रहा है कोई एक समुद्र है, ये मान लेते हैं हमने समुद्र ले लिया और इसकी सतह, ये हमने सतह ले ली, तो कह रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप जानते हैं जल का आयतन नॉर्मल होगा क्योंकि ऊपर की ओर से कोई ज्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है, केवल वायुमंडलीय दबाव होगा। जबकि जब जल के नीचे का जो हिस्सा होगा, मान लेते इतना यदि हम जल ले लें, इसका आयतन ऊपर वाले जल की तुलना में इसका कुछ चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर का ये जो इतना हिस्सा है द्रव का, यह इस पर क्या डालेगा, दाब डालेगा, दाब डालेगा, तो इसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम कहते हैं इंग्लिश में बल्क मॉडुलस। और आपको ध्यान हो, जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, वह बराबर होता है अभिलंबत प्रतिबल, और अभिलंबत प्रतिबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं दाब P से, बटे होता है हमारा आयतन विकृति, और आयतन विकृति होता है डेल्टा V अपॉन V, जहां V प्रारंभिक आयतन होता है, डेल्टा V क्या होता है, आयतन में विकृति, आयतन में परिवर्तन। और यह पूरा का पूरा होता है नेगेटिव में। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब आप दाब डालते हैं, दाब का मान धनात्मक रखते हैं, तो आयतन क्या होता है, कम होता है, आयतन में कमी आती है। तो और यदि दाब को आप क्या करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे, तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, नेगेटिव में आता है, इसका नेचर होता है। तो अब यही चीज हमको समझनी है। इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को सामान्यतः हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बल्क मॉडुलस कहते हैं, ये माइनस P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। हमने कहा माइनस का निशान तो केवल ये बता रहा है कि दाब बढ़ाने पर आयतन परिवर्तित होगा, तो हम यहाँ निशान को इग्नोर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यानी कि B बराबर आ गया P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। और ये डेल्टा V अपॉन V ही हमारा है संपीड़न अंश, कि कितना संपीड़ित हो गया, यानी कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा V अपॉन V ही ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे इसको भी समझिए। इस डेल्टा V अपॉन V को इधर ले गए, डेल्टा V अपॉन V बराबर होता है P बटे, ये B कहां चले जाएगा, नीचे। हमें डेल्टा V अपॉन V का मान ज्ञात करना है। P का मान हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि P इज इक्वल टू होता है H रो G, ध्यान रखिएगा, P इज इक्वल टू होता है H रो G। H की वैल्यू में दी है 2700 मीटर दी हुई है, रो जल का घनत्व वो भी हमें दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण G हम 10 ले लेंगे, लेकिन हमें B की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो B की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, हमारे को यहां पर एक चीज दे देखिए, संपीड्यता, जिसे हम बीटा कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बीटा में और B में, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा संपीड्यता में जो रिलेशन होता है वो बराबर होता है, ये होता है 1 अपॉन B के। यानी कि जो संपीड्यता होती है, संपीड्यता वो बराबर होती है 1 बटे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के। तो आप देखिए ये 1 अपॉन बीटा है, 1 अपॉन B है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी का मतलब H रो G, और 1 अपॉन B को क्या लिख लेंगे, बीटा के, ये हमारा बीटा आ गया। बस इसी की वैल्यू हमको पुट करनी है। H की वैल्यू कितनी दी है हमें, ये दी है 2700 मीटर, तो 2700 मल्टीप्लाई रो घनत्व, घनत्व का मान कितना दिया, 10⁻3, 10⁻3। G का मान हमने 10 ले लिया। बीटा संपीड्यता, संपीड्यता ये है 45.4 गुणा 10⁻11, 45.4 गुणा 10⁻11। जब इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1.226 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 आ जाएगी। और क्योंकि ये संपीड्यता है, यानी कि वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशियो है, इसलिए कोई यूनिट इसकी नहीं होगी। तो हमें पता चल गया कि अंशांकन कितना आएगा, वॉल्यूम में या आयतन में या संपीड्यता में, वो हमको पता चल गया। इस हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप देखें तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, ये हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। टू 2015 में ही इस टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल से 2 गुना है। एक ही लंबाई तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के दोनों तारों,
एक स्टील का तथा एक पीतल का, को एक ही छत से लटकाया जाता है। यदि भार लटकाने पर दोनों तारों के निचले सिरे एक ही तल पर हैं तो स्टील तथा पीतल के तारों से लटकाए भारों का अनुपात होना चाहिए। हमें यह बात याद करनी है कि कितने भार इसमें लटकाए जाएंगे। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को समझे, ये कह रहे हैं दो हमने यहां पर स्थितियां ले ली। यहां हमने दो तार लिए, एक तार ऐसा लिया, ये पहला तार की पहली प्रारंभ में स्थिति थी, और जब ये वाला हमने जो तार लिया है ये मान लेते हैं स्टील का तार है, इस पे भार लटकाया तो ये थोड़ा सा खिंच गया होगा, यानी कि अब की बार ये लंबाई बढ़कर के इसकी यहां पर पहुंच गई। तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई होगी, आप चाहें तो यहां से इसको निकाल सकते हैं। ये हमारी टोटल क्या होगी, लंबाई में वृद्धि हो गई, यानी कि जिसको हम डेल्टा एल कह रहे हैं। तो ये स्टील, ठीक इसी के बगल में हमने एक ब्रास यानी कि पीतल का एक तार ले लिया, और इसको भी ठीक प्रारंभ में इसकी भी लंबाई सेम थी। इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं। तो इसकी लंबाई एल थी, इसकी भी एल थी, इसकी भी लंबाई क्या है, एल है। इसका भी क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल क्या था, ए था। एकांक तार के एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल ए था। इस पे हमने मान लेते हैं जो भार लटकाया वो मान लेते हैं डब्लू, स्टील है तो ये वाला लटकाया। इसमें जो भार लटकाया वो डब्लू, ये ब्रास है, पीतल है, ये क्या है, पीतल, ब्रास है तो ऐसे लटकाया, जिसके कारण इसकी भी लंबाई में वृद्धि हो गई है, इसकी भी लंबाई इतनी ही बढ़ गई है। तो यहां से यहां तक की यदि हम ये देखें कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ यहां से यहां तक का, तो यह भी बिल्कुल सेम इसी की तरह डेल्टा एल है, यानी कि दोनों की ये जो ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाइयां बिल्कुल सेम है। इनके कहने का अर्थ ये है। तो मुझे लग रहा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दो तार लिए, एक स्टील का लिया है, एक पीतल का लिया है, दोनों की प्रारंभिक लंबाइयां समान है, एकांक लंबाई का क्षेत्रफल समान है, साथ ही उन पे हमने कुछ भार लटकाए जिसके कारण उनकी लंबाई में वृद्धि हुई, वह भी समान है। तो अब वो कह रहे हैं कि उन पर कितना कितना भार लटकाया जाएगा, जबकि हमें दिया है स्टील का जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक है YS, वह 2 गुना है, 2 है, 2 गुना है किसके, पीतल के यंग प्रत्यास्थ गुणांक, जिसे हम कहते हैं ब्रास के बराबर, यानी कि YB के बराबर है। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो हमें किसके मान निकालने हैं, WB। प्रश्न में देखने क्रम क्या दिया हुआ है, मेन बात इसके क्रम की है। ये कह रहा है स्टील तथा पीतल के तारों में लटकाए गए भारों का अनुपात, यानी कि हमें निकालना है WS/WB, इस रेशियो को ज्ञात करना है। आप प्रश्न में जब कभी सॉल्व करें तो लास्ट के क्वेश्चंस में ये देखें जो उसने पूछा हुआ है कि किसका रेशियो पूछा हुआ है। यदि वो WS रेशियो WB है तो क्या है, और यदि WB रेशियो WS होता तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो देखिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का हमें फार्मूला हमने आपको बताया था, Y बराबर हमारा होता है F इंटू एल बटे A इंटू डेल्टा एल। अब स्टील के लिए निकालने तो YS बराबर किसके हो जाएगा, मान लेते हैं जो देखिए बल क्या होता है, इस F को समझिए। F वह बल होता है जिसको हम यहां लटकाते हैं तो इसमें भार बल नीचे की ओर काम करता है, यानी कि नीचे की ओर बल लगाता है। ये बल किसके होता है, F बराबर W के ही होता है, ये समझिए, क्योंकि भार भी क्या है, बल ही है। तो यानी कि इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता था, W इंटू, इसको यहीं पर यदि मैं लिख दूं तो ये लिख सकता हूं W इंटू एल बटे A इंटू डेल्टा एल, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से यदि मैं किसकी वैल्यू निकालूं, यदि मुझे, क्योंकि हमें तो Y और W में रिलेशन बताना है, तो यदि स्टील के लिए निकालूं तो YS बराबर क्या हो जाएगा, WS स्टील पर लटकाया गया भार इंटू एल बटे A इंटू डेल्टा एल। दूसरा देखें तो ब्रास के लिए यह बराबर क्या होगा, ब्रास तार यानी कि इस पर लटकाया गया भार जो कि WB है इंटू इसकी भी लंबाई L बटे A इंटू डेल्टा एल। ध्यान रखिए दोनों की प्रारंभिक लंबाइयां और दोनों की एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल दोनों तारों का सेम है, इसलिए ये सब चीजें सेम होगी। हमें क्या निकालना है, हमें WS बटे WB निकालना है। तो WS बटे WB सीधे इन दोनों को भाग देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, YS बटे YB बराबर इधर आ जाएगा WS इंटू एल बटे A इंटू डेल्टा एल, नीचे आ जाएगा WB इंटू एल बटे A इंटू डेल्टा एल।
ए इंटू डेल्टा एल से ए इंटू डेल्टा एल, एल से एल कट गया, तो डब्ल्यू एस बटे डब्ल्यू बी बराबर क्या आएगा, वाई एस बटे वाई बी। लेकिन आप देख रहे हैं वाई एस किसके बराबर है, 2 इंटू वाई बी के बराबर है, तो वाई एस की वैल्यू रख लूं 2 वाई बी बटे वाई बी बराबर डब्ल्यू एस बटे डब्ल्यू बी। इससे ये कट गया, यानी कि किसका बराबर आ गया, 2 बटे 1 के बराबर। इसका अर्थ ये हुआ डब्ल्यू एस बटे डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी बराबर रहेगी, 2:1 या 2/1 के बराबर होगी, यानी कि 2:1 के बराबर होगी, इसका आंसर होगा। इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। यदि हम इस चीज को पलट देते तो देखिए क्वेश्चन में आपको 1:2 भी दिया हुआ है, तो वहां हमसे गलती हो जाती। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 2017 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वह इस प्रकार से है, इसके अनुसार किसी गोली पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b है, इस पर एक समान दाब P लगाया जाता है, तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होगी। तो ध्यान रखिए इस बार त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी बोल रहा है, और त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होती है डेल्टा आर बटे आर, ये हमें पूछ रहा है। और इससे पहले के प्रश्न में हमने वॉल्यूम में यानी कि आयतन में भिन्नात्मक कमी निकाली थी, जो कि हमारी होती थी डेल्टा वी बटे वी। तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि जो आयतन में भिन्नात्मक कमी होती है किसी गोले की, वह बराबर होती है 3 गुणा त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी, यानी कि डेल्टा आर बटे आर के बराबर होती है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम बेसिक फार्मूला हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस, क्योंकि उन्होंने दिया है इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हुआ है बी, और साथ में जो दाब लगा रहे हैं वो क्या है, P। तो हम फार्मूला जानते हैं B बराबर होता है -P इंटू डेल्टा V बटे V। हमें डेल्टा V बटे V निकालने, तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो माइनस के निशान को इग्नोर कर रहे हैं, डेल्टा V बटे V इधर ले गए, डेल्टा V बटे V, तो ये आ गया P बटे B के बराबर होगा। और डेल्टा V बटे V किसके बराबर है, 3 गुणा डेल्टा R बटे R, तो ये वैल्यू यहां रख लें, डेल्टा R बटे R किसके 3 बराबर क्या आ गया, P बटे B के। 3 को नीचे की ओर ले जा लें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा R बटे R बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा P बटे 3B के बराबर हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो P बटे 3B यानी कि हमारा D जो विकल्प है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था ये हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में निकाला था, आप चाहें तो यहां पर भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, काफी आसान है। हमने एक इस प्रकार से मान लेते हैं गोला लिया, इस गोले का प्रारंभ में आयतन मान लेते हैं V था, आयतन कितना है V, तो इसका प्रारंभ में आयतन होगा V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, जहां R क्या है इस गोले की, यहां पर क्या है, त्रिज्या है। अब मैंने कुछ इसके भीतर से जो दबाव इस पे लगा हुआ था, या अंदर की ओर से आप कह दीजिए कि अंदर की ओर से इस पर कुछ दबाव लगा सब दिशाओं में, जिसके कारण ये गोला फैल गया, जैसे बूंद फैलती है। तो अब की बार गोला फैल करके या बूंद फैल करके ऐसे हो गई, तो अब की बार इसका आयतन क्या हो गया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या है वो डेल्टा आर है, तो टोटल त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर। तो नई स्थिति में जो आयतन होगा वो बराबर होगा 4/3 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा V बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा V डैश माइनस V के। तो V डैश का मान कितना आ गया, इसको खोलें तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, इसको भी खोल दें साथ में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक, ये A प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है A प्लस बी का होल क्यूब बराबर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो इससे खोल दें तो क्या आ जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 3A² आएगा, A की A में गुण होगी A²B, तो 3A क्या है R, तो R² इंटू डेल्टा R प्लस 3AB की B में करेंगे तो 3AB² आएगा, यानी कि 3 यह आ जाएगा R इंटू डेल्टा R का स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस V, तो यह आ गया -4/3 पाई R क्यूब। दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, यह बच जाएगा R क्यूब प्लस ये हो गया डेल्टा R क्यूब प्लस
3r² इंटू डेल्टा आर प्लस 3r इंटू डेल्टा आर स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा r³। तो देखिए ये r³ प्लस का है, ये r³ माइनस का है, तो इस वाले से ये कट जाएगा। अब यहां पर एक दो बातें और ध्यान देने की है। जब इस बूंद में या गोले की बूंद जो गोलाई होती है इसमें जो विस्तार होगा तो जो डेल्टा आर होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। तो यदि डेल्टा आर सूक्ष्म होगा तो डेल्टा आर की घात 3 ये और अधिक सूक्ष्म होगी, तो इसे छोड़ देंगे। डेल्टा आर स्क्वायर का जो ये पद है, ये वाला नहीं, ये वाला डेल्टा आर स्क्वायर का पद है, यह भी सूक्ष्म होगा, तो इसे भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 पाई की 3r डेल्टा आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया डेल्टा v बराबर 4/3 पाई के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ गया 4/3 पाई और अंदर आ गया 3r इंटू डेल्टा आर, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला 3r² इंटू डेल्टा आर, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई 3r² इंटू डेल्टा आर। ये हमने निकाल लिया। हमें क्या निकालना है, डेल्टा v अपॉन v। तो अब की बार निकालते हैं डेल्टा v अपॉन v। डेल्टा v का मान 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3r² मल्टीप्लाई डेल्टा आर बटे नीचे क्या आ जाएगा v की वैल्यू, और v का मान क्या है 4/3 पाई r³, तो 4/3 पाई r³। तो देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r की 2 घात कट गई, 1 बच गई। तो ये कितना निकल के आ गया, ऊपर क्या बचा, केवल एक 3 बचा, और अंश में क्या बच गया डेल्टा आर, और हर में क्या बच गया, केवल r। तो जो हमने यहां पर रिलेशन आपको बताया था डेल्टा v बटे v बराबर 3 इंटू डेल्टा आर बटे आर, उसको इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं पर आपको कंफ्यूजन होता है तो लगता तो है पेपर में टाइम लग जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम बच जाता है। वैसे तो आपको ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कीजिए। 2018 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार दो तार समान पदार्थ के बने हैं और दोनों के आयतन भी समान है। पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3a है। यदि बल F लगाकर पहले तार की लंबाई में डेल्टा L वृद्धि की जाती है तो दूसरे तार की लंबाई में इतनी ही वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो डाटा को पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 तार दिए हैं, मान लेते हैं ये है तार नंबर 1 और ये दूसरा है तार नंबर 2 का डाटा। 2 तार समान पदार्थ के बने, यानी कि दोनों का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, सेम होगा। ठोसों का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, हम जानते हैं। दोनों के आयतन भी समान है, तो इसका भी आयतन v है, तो इसका भी आयतन v है। पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और दूसरे का क्या है 3 है, तो इसका a है और इसका क्या है 3a है। साथ ही क्या करें, यदि F बल लगा करके पहले तार की लंबाई में डेल्टा L वृद्धि कर दी जाती है तो इसके लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा L, डेल्टा स्मॉल l वृद्धि कर रहे हैं, कितनी बल लगा करके F। तो दूसरे तार की लंबाई में इतनी ही वृद्धि करने के लिए, कितनी वृद्धि करने के लिए, डेल्टा L वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि F डैश का मान हमको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, प्रश्न काफी आसान है। तो देखिए इस प्रश्न में हमारे को F डैश का मान निकालना है। तो हम जानते हैं सीधे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है y बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रतिबल को लिखते हैं F, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल F अपॉन A, और विकृति होती है हमारी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, वो लंबाई में वृद्धि डेल्टा L है, प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं कैपिटल L है। तो सूत्र क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये ऊपर चली जाएगा F इंटू L बटे A इंटू डेल्टा L। इसके बराबर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, F की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, तो y इंटू A इंटू डेल्टा L और बटे ये वाला कैपिटल L नीचे आ गया। तो इस वाले फॉर्मूले का हमको क्या करना है, यूज करना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों की प्रारंभिक लंबाइयां चाहिए तारों की, और हमें ये बता रखा कि आयतन दोनों का बराबर है। तो आयतन कैसे निकालते हैं, हम कहें चूंकि आयतन भी बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा क्षेत्रफल, यानी कि L गुणा A के बराबर होता है। तो पहले तार की बात करें, V1 के लिए क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई कितनी है, तो मान लेते इसकी प्रारंभिक लंबाई मैंने ले ली L, तो इसकी लंबाई होगी L और उसकी क्षेत्रफल कितना हो गया A। इसी प्रकार दूसरे तार का ले लें, V2 का आयतन ले लें, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं L डैश, इसकी लंबाई मैंने क्या ले ली L डैश,
और उसका क्षेत्रफल कितना है 3a मल्टीप्लाई 3a, इतना आ गया। क्योंकि V1 बराबर किसके है V2 के, ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है आयतन, तो इसका अर्थ है LA बराबर होगा L डैश गुणा 3a के, तो LA बराबर L डैश गुणा 3a के। यहां से हम L डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो L डैश बराबर किसके हो जाएगा, ये LA बटे 3a, क्या हो जाएगा LA बटे 3a, तो a से a कट गया, तो L डैश बराबर हो गया L बटे 3, तो हमें L डैश का पता चल गया, ये L बटे 3 के बराबर होगा। अब हमारे लिए निकालना काफी आसान है, सीधे ये फार्मूला लगाना है दोनों कंडीशंस में। तो पहले तार के लिए लगा लें तो क्या आ जाएगा, F बराबर कितना आ जाएगा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक तो y है, क्षेत्रफल कितना है a, लंबाई में वृद्धि कितनी है डेल्टा L बटे ये किसके बराबर है L के बराबर। अब दूसरे तार पे कितना बल लगाएं कि इतनी ही वृद्धि हो, तो दूसरे तार के लिए लगाए गए बल का मान क्या लिया F डैश, तो सूत्र हो गया F डैश बराबर यही आएगा, y का मान सेम है a, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 3a, तो a की जगह क्या लिख लेंगे, इस वाले a की जगह लिख लेंगे 3a। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि तो हम उतनी ही चाह रहे हैं डेल्टा L, तो क्या आ जाएगा डेल्टा L बटे L, यानी कि प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई जो L डैश के बराबर होगी, और L डैश क्या है L बटे 3, क्या लिख लेंगे L बटे 3, ये 3 ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, 3 के 3 में गुणा क्या हो गया 9, साथ में क्या आ जाएगा y इंटू a इंटू डेल्टा L बटे L, तो y इंटू a इंटू डेल्टा L बटे L किसके बराबर है, ये तो F के बराबर है, यहां से हमें दिख रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 इंटू ये क्या आ गया, तो F डैश का जो मान होगा वो 9 इंटू एफ के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि दूसरे तार में जो बल लगाना पड़ेगा वो पहले तार में जितना बल लगाया है उसका 9 गुना लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से देखें तो कौन सा आंसर सही होगा, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। 2019 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार किसी L लंबाई के तार में M द्रव्यमान के पिंड को लटकाने पर उसकी लंबाई कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है, जहां कैपिटल L उसकी प्रारंभिक लंबाई थी और लंबाई में कितनी वृद्धि होगी स्मॉल l, तो खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी, और यह हमें मान दे रखे हैं। तो प्रश्न को समझते हैं। हमने कहा एक हमने तार लिया, उसे किसी दृढ़ आधार से लटका दिया, तो उसके प्रारंभ में लंबाई कितनी थी कैपिटल L। अब हमने इसके नीचे क्या लगा दिया, एक M द्रव्यमान के एक पिंड लटका दिया, तो पिंड लटकाएंगे तो यह पिंड क्या करेगा, इस तार पर नीचे की ओर एक बल आरोपित करेगा, और बल जो हमारा होगा F वो बराबर किसके होगा, भार बल यानी कि mg के बराबर होगा, और यह भार इस जो तार है इस पे बल लगा करके इसको खींचेगा। खींचने के कारण यह तार क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं लंबा हो गया। तो अब की बार ये यहां पहुंच गया, तो तार में कितनी लंबाई हुई होगी, हम कह देते हैं यदि यहां इसको मान लें ये कैपिटल L है, तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा स्मॉल l हो जाएगा। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक की टोटल लंबाई कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो गई। तो इस स्थिति में जब हम यहां पर M द्रव्यमान का पिंड लगाते हैं तो ये नीचे की ओर एक बल लगाता है, तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं इस पर ऊपर की ओर एक तनाव बल लग रहा होगा T बल, और वह बल किसके बराबर होगा, नीचे लगने वाले फोर्स mg यानी कि F के बराबर होगा। तो यही तनाव बल क्या करता है, इसके अंदर जो तार है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्रत्यास्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम इसको हटाएंगे ये तार अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाएगा। तो उसका सूत्र होता है U इजिकल टू 1/2 F मल्टीप्लाई L के बराबर। वैल्यूज रख दें, U बराबर 1/2, F की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो यह आएगा m, यदि हम m कैपिटल ले रहे हैं जैसे कि प्रश्न में कहा है, तो कैपिटल M इंटू जी इंटू क्या गया L, और यही हमारी क्या होगी संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी। इस हिसाब से ऑप्शन देखिए तो 1/2 mgl यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्न को हल करेंगे।